देख रहे हैं प्राचीन भारत कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। यह काफ़ी पुरानी पुस्तक है। जुलाई 1947 का एडिशन है, जिसको रोमिला थापर जी ने लिखा था। इसमें 9 चैप्टर है, जिसमें हमने पहला कि भारतीय इतिहास का अध्ययन का भूमिका को पढ़ चुके हैं। अब आगे पहला अध्याय आज देखेंगे। इसमें पहला अध्याय है आदिम मानव, खानाबदोश मनुष्य। आदिम मानव को सभ्य बनने में लाखों साल लग गए। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक की अवस्था तक पहुंचने में आदमी को करीब 3 लाख साल लगे। कितने साल लगे? 3 लाख साल लगे। परंतु एक बार खाद्य उत्पादक बनने के बाद मनुष्य ने बड़ी तेजी से उन्नति की। मनुष्य का अपने आसपास के वातावरण पर जितना अधिक नियंत्रण होता है, उतनी ही अधिक तेजी से वह उन्नति करता है। हमने पिछले 200 साल में जितना उन्नति किया है, उतने पूरे 3 लाख साल में भी उन्नति नहीं किया। हमने मनुष्य के जीवन काल के लगभग 99% हम लोग क्या रहे? बस ऐसे ही घूमते रहे। फिर हम लोग 1% में जो भी जिंदगी आज देख रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो 1% भी समय नहीं है। परंतु एक बार खाद्य उत्पादक बनने के बाद मनुष्य ने बड़ी तेजी से उन्नति की। आरंभ में आदमी खानाबदोश थे, यानी वे भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। तो शुरू में क्या थे? आदमी खानाबदोश थे। आमतौर पर एक झुंड में कुछ पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे होते थे। सुरक्षा की दृष्टि से अकेले रहने की बजाय समूह बनाकर रहना बेहतर था। उस समय झुंड में रहना क्या था? मजबूरी था। चूंकि जानवर काफ़ी ज़्यादा खूंखार थे, तो पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सारे ये सब क्या रहते थे? झुंड में रहते थे सुरक्षा की दृष्टि से। उन दिनों का जीवन सचमुच ही बड़ा कठिन था, क्योंकि लोग पेड़ों के फल फूल खाते थे। उस समय खाते क्या थे? पेड़ों के फल फूल खाते थे, और जो जानवर मिल जाते हैं उनका शिकार करते। और जानवर का क्या करते थे? शिकार करते थे। वे साग भाजी या अनाज पैदा नहीं करना जानते थे। इसलिए जब वे एक स्थान से मिलने वाली सभी वस्तुओं को खाकर खत्म कर देते, तो उन्हें भोजन की तलाश में अन्य किसी स्थान पर जाना पड़ता था। मतलब उनका दिनचर्या या कहिए जीवन इस तरह से था कि वो एक जगह कुछ दिन टिकते थे, वहाँ सब कुछ खा के जब ख़त्म हो जाता था तो दूसरी जगह चल जाते थे। जब दूसरी जगह जाते थे तो वहाँ पे फिर से फलने फूलने लगता था। इसी प्रकार जब वे स्थान पर पाए जाने वाले अधिकांश पशुओं का शिकार कर लेते, तो शिकार की खोज में उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। तो मतलब भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते, अन्यथा वे बड़े पेड़ों की पत्तों वाली शाखाओं के बीच अपने लिए शरण स्थल बना लेते थे। मतलब कि पेड़ में भी बहुत बड़ा बड़ा गुफा टाइप का होता है, उसमें रहते थे, या तो बड़े पत्तों का जो होता था शाखा, उसके बीच में क्या करते थे? शरण स्थल बना लेते थे। उन्हें 2 चीज़ों का भय रहता था, एक मौसम का और जंगली जानवरों का। आदिम मानव नहीं जानता था कि बादल क्यों गरजते या बिजली क्यों चमकती है, और जब किसी चीज़ का कारण समझ में नहीं आता तो आदमी उससे भयभीत रहता है और उसकी क्या करने लगता है? पूजा करने लगता है। तो इसलिए हम लोग आज भी पानी का देवता, बिजली का देवता, सब कुछ को देवता मान लिए। बाघ, शेर, चीता, हाथी और गैंडे जैसे खूंखार जानवर जंगलों में घूमते फिरते रहते थे, और उन दिनों भारत में खूब जंगल थे। इन जानवरों की तुलना में मनुष्य कमजोर था, इसलिए उसे या तो गुफाओं और पेड़ों में छिपकर अपनी रक्षा करना पड़ती थी,
या फिर अपने अनगढ़ हथियारों से उन्हें मार डालना पड़ता था। परंतु इन जानवरों से रक्षा का सर्वोत्तम उपाय क्या था? आग। जब आग जलाना वो जान गए थे तो इन जानवरों से सर्वोत्तम उपाय क्या था? आग। या तो फिर क्या करते थे? हथियारों से उन्हें मारते थे, लेकिन सर्वोत्तम उपाय क्या था? आग। उनके हथियार कैसे होते थे? देखिए, आदि मानव द्वारा प्रयुक्त हथियार। इस तरह से कुल्हाड़ी बनाते थे, इस तरह से पत्थर को सल्क के रूप में निकालते थे और इस तरह से उसको बना देते थे धारदार, ताकि उससे किसी चीज को काट सके। देखिए, इसको भी धारदार बनाए, है ना। इस तरह से फल्क निकाल के उसको धारदार बना देते थे। देखिए, पत्थर को किस तरह से काट के क्या बनाते थे? चाकू की तरह बनाते थे, ताकि उसको काट सके। ये सब क्या है? उनके हथियार हैं। रात के समय जब सभी प्राणी गुफा में जमा हो जाते तो गुफा के मुंह पर आग जलाई जाती थी। तो जब सभी प्राणी आ जाते थे गुफा में तो क्या करते थे? मुंह पर आग जला देते थे। आग के डर से जानवर गुफा के भीतर नहीं आते थे। शीतकाल में और तूफानी रातों में आग ही उन्हें आराम तथा सुरक्षा प्रदान करती थी। शीतकाल, एक बीच में जब मानव धरती पर था तो एक बीच में शीतकाल बहुत लंबा रहा, तो उससे भी बचने के लिए आग उन्हें क्या करता था? आराम देता था और सुरक्षा भी देता था। आग की खोज संयोग से हुई है। चकमक पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में टकराने से एक चिंगारी उठी और जब वह सूखी पत्तियों और टहनियों पर गिरी तो उनमें से आग निकली। आदिम मानव के लिए आग एक अजूबा था। शुरू में आदिम मानव ऐसा नहीं था कि आग पे काबू था। आग पे भी क्या था? आदिम मानव को काबू नहीं था। जिस तरह से जानवर पे काबू नहीं था तो या तो उन्हें वो शिकार कर लेते थे और या तो डर के उनसे भाग जाते थे। परंतु आगे जाकर आदमी ने इसका अनेक कामों में इस्तेमाल किया और इससे आदमी के रहन सहन में बड़ा सुधार हुआ। आज भी क्या है? आग कभी कभी अनकंट्रोलेबल हो जाता है। इससे आदमी के रहन सहन में सुधार हुआ। इस प्रकार आग की खोज से आदमी के जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ। इसलिए इसे हम एक महान खोज कहते हैं। आग की खोज को क्या कहते हैं? महान खोज कहते हैं। औजार और हथियार। चकमक पत्थर का आग पैदा करने के अलावा अन्य कई कामों में इस्तेमाल होता था। चकमक पत्थर कठोर है परंतु इसके चिपड़ आसानी से निकलते हैं, इसलिए इसे कई तरह के आकार दिए जा सकते हैं। चकमक पत्थर तथा कुछ अन्य किस्मों के पत्थरों का औजार और हथियार बनाने में इस्तेमाल हुआ। तो चकमक पत्थर को क्या करते थे? कई तरह के आकार देके हथियार बना लेते थे। इस तरह की कुछ चीज़ें पंजाब में सोहन नदी की घाटी में मिला है। पंजाब में सोहन नदी की घाटी में मिला है। कुछ स्थानों में जैसे कश्मीर की घाटी में जानवर की हड्डियों से भी औजार और हथियार बनाए जाते थे। तो कश्मीर के घाटी में क्या था? जानवर के हड्डियों से और चकमक पत्थर से बने औजार पंजाब के सोहन घाटी में मिले। पत्थर के बड़े टुकड़ों से जो आदमी की मुट्ठी में आ सकते थे वही हथियार बनाए जाते थे जो आदमी की मुट्ठी में आ सकते थे, या फिर उन्हें लकड़ी के किसी मुट्ठे में डाला जा सकते थे। हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ और बसूले बनाए जाते थे। आरंभ में बिना मूठ की लकड़ियों से ही पेड़ आदि की टहनियाँ काटी जाती थी। बाद में उसे डंडे से बांध दिया गया तो उसकी शक्ति बढ़ गई और उसका बेहतर उपयोग होने लगा। शुरू में बिना मूठ की कुल्हाड़ियाँ, उसके बाद फिर उसमें क्या हुआ कि लकड़ी का कुल्हाड़ी दिया गया। औजारों के उपयोग से आदमी को बड़ा लाभ हुआ। इनसे वह पेड़ों की टहनियाँ, तो औजारों का उपयोग क्या में करते थे? पेड़ों की टहनियाँ काटने, जानवर मारने, जमीन खोदने, लकड़ी तथा पत्थर को शकल देने में समर्थ हुआ।
पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो प्राय बड़े टुकड़ों के छीलन एवं कतरन होते थे। छोटे छोटे जो टुकड़े होते थे जो बड़े टुकड़ों के छीलन एवं कतरन होते थे। जैसे आप सब्जी काटते हैं तो सब्जी से जो छील के जो छीलन आता है या कतरन आता है, उसी तरह से पत्थर से जब हथियार बनाते थे तो उनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे इतनी सावधानी से बनाए जाते थे कि उनमें से पतली धार आ जाती थी और वो छीलन को अलग करके पतली धार लाया जाता और तब बारीक काम के लिए उनका चाकू या खुचरनी के रूप में उपयोग होता था, अथवा उन्हें नोकदार बनाकर तीर या भाले के साथ बांध दिया जाता था। पानी की सुविधा के लिए आदि मानव प्राय नदी या झरने के किनारे रहता था। पानी के लिए क्या रहता था? वो नदी और झरने के किनारे रहता था। यदि तुम हिमालय की तराई की नदियों के पाटों में या दक्कन के पठार के कुछ भागों में, जैसा नर्मदा नदी की घाटी, घूमो और जमीन में गौर से देखो तो यदा कदा आदि मानव का ऐसा कोई हजिए औजार तुम्हारे हाथ लग सकता है। पुरातत्व वेता इन औजारों का क्या करते हैं? अस्मोकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्मोपरकरण। मतलब मतलब जो पत्थर से बनाया गया हो। अन्न संग्राहक की अवस्था में मानव द्वारा प्रयुक्त, ये क्या है? ऊपर मानव के आदि मानव के हथियार थे। ये जब अन्न संग्राहक की अवस्था में मानव द्वारा प्रयुक्त औजार तथा वस्तुएं। इन औजारों के उपयोग की जानकारी सामने के पृष्ठ पर दी गई है और इनमें से कुछ औजारों का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता था यह पृष्ठ 8 पे दिखाया गया। तो देखिए, जब वो बनाने मतलब कि खाद्य उत्पादक हो गए, अन्न संग्राहक थे, तब की बात है, उत्पादक नहीं संग्राहक थे, तब ये सब हथियार उपयोग करते थे, छोटे और कुछ बड़े बड़े। मानव के आरंभिक इतिहास के औजारों हजारों वर्षों के एकमात्र अवशेष है। पत्थर के अनगढ़ औजार जिनका इस्तेमाल शिकार तथा अन्य कामों में होता था, ये औजार अक्सर नदियों के कगारों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? नदियों के कगारों में मिलते हैं। इस्तेमाल क्या होता था? शिकार तथा अन्य कामों में। मतलब कभी कभी पेड़ के जड़ों काटने में, फल काटने में, जहाँ प्राचीन मानव जंगली जानवरों के शिकार की खोज में घूमा करते थे। और ये सब कहाँ मिलते थे? सारे के सारे मिलते थे नदियों के कगारों में अथवा गुफाओं और शैलाश्रों में मिलते हैं। गुफा और जहाँ रहते थे वहाँ भी, जहाँ मानव रहता था। इस युग में पत्थर के औजारों का खूब इस्तेमाल होता था, इसलिए इसे पाषाण युग कहा गया। क्या कहा गया? इसे पाषाण युग कहा गया, कहते हैं। इस्तेमाल किए गए पत्थर के औजारों के स्वरूप के आधार पर पाषाण युग को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। प्राचीन, जिसको पूरा पाषाण काल कहते हैं, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। मनुष्य अपनी भोजन सामग्री के लिए लगभग पूरी तरह प्रकृति पे निर्भर था। अपने प्रारंभिक औजारों से वह अनेक काम लेता था, जैसे मरे हुए पशुओं की खाल उतारना, उनका मांस काटना तथा उनकी हड्डियां फाड़ना। अनुभवों से उसने सीखा कि पत्थरों से ठीक किस प्रकार चिपड़ निकाले जाते हैं और खास जरूरतों के लिए किस तरह के औजार बनाए जाते हैं। खास जरूरतों के लिए किस तरह के औजार बनाए जाते हैं, तो पत्थर के वो अलग अलग औजार बनाना सीखे। मानव विकास की 3 अवस्थाओं के अनुरूप औजारों की 3 अलग अलग श्रेणियां हैं। पूरा पाषाण युग के औजार, गिट्टी नुमा औजार। क्या है? गिट्टी नुमा औजार है, जिनका गड़ासे की तरह इस्तेमाल होता था। क्या होता था? गड़ासे की तरह इस्तेमाल होता था और जिनमें काटने के लिए तेज धार बनाई जाती थी। तो एक हो गया गिट्टी नुमा औजार, जैसे गड़ासे, उसमें तेज धार बनाई जाती थी। हाथ की कुल्हाड़ी, फिर हाथ की कुल्हाड़ी भी बनाया गया। अनेक कामों में इस्तेमाल होने वाला यह औजार आमतौर पर नाशपाती के आकार का होता था और इसके दोनों ओर लंबी धारें होती थी।
तो एक गड़ासा हो गया गिट्टी नुमा, फिर हाथ की कुल्हाड़ी हो गया जो नाशपाती के आकार का होता था और दोनों ओर धार होता था। चीर फाड़ का औजार जिसमें बसूले जैसी चौड़ी धार होती थी, ठीक है, जो 1 से 3 तक के में दिखाया गया है। यहां जो दिखाया गया है ये सब क्या है, शुरू के औजार है। मतलब ये हो गया गणासा, ये हो गया गणासे, और ये क्या है, ये हो गया हाथ की कुल्हाड़ी और एक बसूले, ये हो गया बसूले, ये हाथ की कुल्हाड़ी। मध्य पाषाण युग के औजार क्या थे, जैसे छेद करने वाले, तीर के नोक, खुरचनी आदि। तो 4 से 7 तक के जो दिखाए गए, छेद करने वाले, तीर के नोक और खुरचनी, ये क्या है, मध्य पाषाण काल के हो गए। तो ये प्राचीन या पूरा पाषाण काल के, ये मध्य पाषाण काल के, तो मध्य पाषाण काल में यूज होता था छेद करने वाले, तीर के नोक, खुरचनी। तो तीर के नोक में क्या बनाया जाएगा, तीर के नोक में ये होगा, ये खुरचनी है, खुरचने वाला, और ये छेद करने वाला। तो ये मध्य पाषाण काल के इस्तेमाल करने के औजार थे। फिर 8 से 12 तक उत्तर पाषाण युग के औजार थे, जैसे नोकदार, चंद्रकला के आकार के और खुरचने वाले औजार। इनमें से कुछ औजारों का इस्तेमाल तेज दौड़ने वाले जानवरों को मारने के लिए होता था। मतलब जो जानवर बहुत तेजी से भागते थे उनको फेंक के मारने के लिए होता था। इस युग में मनुष्य ने भोजन संग्रह में दक्षता प्राप्त की और इसी से आगे बढ़कर मनुष्य ने पौधों की खेती करना शुरू कर दिया। ये क्या बात हो रहा है, उत्तर पाषाण युग का। क्या बात हो रहा है, उत्तर पाषाण युग में मनुष्य ने भोजन संग्रह में दक्षता प्राप्त कर ली और पौधों की खेती करना शुरू कर दिया। तो इसके जो औजार हैं वे क्या हैं, उत्तर पाषाण काल के ये औजार हैं, उत्तर पाषाण युग के। ठीक है, देखिए ये हो गया खुरचनी, ये हो गया तेज भागने वाले जानवर को मारने के लिए। ये हो गया तीर की नोक के लिए। तो इस तरह से मतलब शेप थोड़ा थोड़ा अच्छा करते चले गए। अब आगे देखते हैं कपड़े। कपड़े क्या पहनते थे, आदि मानव को कपड़ों के बारे में कोई अधिक कठिनाई नहीं थी। गर्मी के मौसम में बिना कपड़ों के चल जाता था। बरसात या ठंडक के दिनों में मारे हुए पशुओं की खाल, वृक्षों की छाल अथवा बड़े पत्ते कपड़े के रूप में काम में लाए जाते थे। बदन पर लपेट लिए गए ये 1 या 2 मृग चर्म शरीर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त। ठंड कितना भी पड़े लेकिन पशुओं का खाल उनके लिए कपड़ों के लिए पर्याप्त था। वृक्षों की छाल और बड़े पत्ते लपेटते थे और गर्मी में
बिना कपड़ों के, गर्मी के मौसम में बिना कपड़ों के। तो 4 तरह के कपड़े हो गए, एक बिना कपड़ा, एक वृक्षों की छाल, पशुओं की खाल और बड़े पत्ते के कपड़े। तो कपड़ा उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का कारण नहीं बना। स्थिर जीवन का आरंभ। जैसे जैसे आदमी को अपने आसपास की वस्तुओं का अधिक ज्ञान होता गया, वैसे वैसे अधिक सुविधा का जीवन बिताने की उसकी लालसा बढ़ती गई। कुछ नई खोजों के साथ आदमी का रहन सहन भी बदल गया। इनमें आदमी की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी पौधे उगाना और अन्न पैदा करना। उसने पता लगा लिया कि भूमि में बीज डालने और पानी देने से पौधे उगते हैं। आदमी को क्या पता लगा कि भूमि में बीज डाल दो और अगर पानी देने से पौधे उगते हैं। यह कृषि की शुरुआत थी। क्या था? कृषि की शुरुआत थी। तभी तो क्या होगा? स्थिर जीवन की शुरुआत होगा। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि मानव को अब भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं रह गई थी। उसका खानाबदोशी का जीवन समाप्त हो गया था और उसने एक स्थान पर टिके रहने वाले जानवर किसान का जीवन शुरू कर दिया। तो कृषि से क्या बन गए? किसान बन गए। मानव की जीवन पद्धति में यह परिवर्तन भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न कालों में हुआ। सभी जगह एक समय नहीं हुआ, अलग अलग समय पे अलग अलग भाग में अलग अलग समय पे हुआ। हमारे देश के अधिकांश स्थानों में ये परिवर्तन आज से करीब 4 से 5,000 साल पहले हुए। पशुपालन। मनुष्य ने एक और महत्वपूर्ण खोज की। उसे पता चल गया कि जंगली पशुओं को पालतू बनाया जा सकता है। उस समय क्या थे? सारे के सारे पशु जंगली थे। आज जो पालतू लगते हैं वो पालतू नहीं। तो जो शाकाहारी जीवन के पशु थे उनको उन्होंने पालतू पहले बनाया, यानी वह उन्हें अपने काम के लिए उपयोग में ला सकता है। उदाहरण के लिए जंगली बकरे बकरियां को केवल मारा जा सकता था और उनका मांस खाया जा सकता था, परंतु पालतू बकरियां प्रतिदिन दूध दे सकती थी और उनसे और बकरियां पैदा की जा सकती थी और उनमें से कुछ खाई भी जा सकती थी। इस प्रकार शिकार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं रह गई थी। कुत्ते को पालना मनुष्य के लिए बड़ा फायदेमंद सिद्ध हुआ। कहते हैं कि सबसे पहला जानवर जिसको पालतू बनाया गया वह कुत्ता है। आज भी आप देखेंगे कि कहीं भी जाएंगे, खाना खाने के लिए कहीं भी बैठेंगे तो आपके आगे पीछे कुत्ता घूमते नजर आएगा। तो कुत्ते को पालतू बनाना सबसे सही सिद्ध हुआ। पालतू बनाए गए दूसरे पशु थे भेड़ और ढोर। तो सबसे पहले कुत्ते को बनाया गया, फिर उसके बाद भेड़ को, फिर ढोर मतलब भेड़ बकरियां ये सब को। ढोरों का बड़ा लाभ था क्योंकि उनसे न केवल भोजन मिलता था बल्कि हल जोतने और गाड़ी खींचने में भी उन्हें काम में लाया जा सकता था। ये ढोर उनको कहते हैं जो जानवर से आप मतलब कि दूसरे काम भी ले सकें, जैसे हल जोतना और गाड़ी खींचना। जैसे हो गया गधा, तो मेनली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? गधा को ही बोला जा रहा है। धातुओं की खोज। तो इस तरह से पहले क्या था? कपड़े, पहले उनके औजार, फिर कपड़े, फिर स्थिर जीवन का प्रारंभ मतलब कृषि का शुरुआत, फिर पशुपालन। अब धातुओं की खोज की तरफ मनुष्य आगे बढ़े। जब मनुष्य एक स्थान पर अस्थायी रूप से बस गया और अन्न पैदा करने लग गया तो उसे सर्वप्रथम पेड़ों तथा झाड़ियों को काटकर या जलाकर जमीन साफ करनी पड़ी। जब अस्थायी रूप से रहने लगा और अन्न पैदा करने लगा तो पेड़ों और झाड़ियों को काटकर, जिसे झूम कृषि कहा जाता है, जलाकर जमीन को साफ करनी पड़ी। इस काम में पहले के 2 आविष्कार बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। क्या क्या? पत्थर की कुल्हाड़ियाँ पेड़ और झाड़ियाँ काटने के काम आई और बाद में ठूठ जला देने पे जमीन साफ होकर खेती के लिए तैयार हो गई। तो 2 आविष्कार, एक तो कुल्हाड़ी और क्या हुआ? आग। तो पत्थर के औजार और आग, ये 2 चीज काफी इंपॉर्टेंट हो गए। पत्थर की कुल्हाड़ियों से पेड़ काटना बड़े परिश्रम का काम था, पर सौभाग्य से एक अन्य खोज ने पेड़ों को काटना आसान बना दिया था।
यह थी धातुओं की खोज। आरंभ में तांबे की खोज हुई। सबसे पहले किसका खोज हुआ? तांबे की खोज हुई। बाद में तांबे के साथ दूसरी धातुएं मिलाई गई, जैसे रांगा, जस्ता या सीसा। इन्हें मिलाने से जो मिश्र धातु बनी वह कांसा कहलाई। तांबा के बाद क्या बना है? कांसा बना है। यह सब कैसे हुआ? कच्ची कच्ची धातु के पिंड को पिघलाकर किस प्रकार धातु तैयार की गई, यह हमें मालूम नहीं है। मतलब धातु का खोज किस प्रकार हुआ, कैसे वो बनाना सीखे औजार उससे, ये पता नहीं। धातु की छुरियां और कुल्हाड़ियां पत्थर के औजारों से अधिक पैनी और बेहतर काम करने वाली सिद्ध हुई। तो धातु की जो छुरियां हैं वो पत्थर के औजार से बेहतर सिद्ध हुए। जिस युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था उसे पाषाण युग अथवा पूरा पाषाण युग तथा नव पाषाण युग कहते। जिस युग में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु के औजारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, मतलब पत्थर के साथ धातु के इस्तेमाल को क्या कहते हैं? ताम्र युग या कांस्य युग या ताम्र पाषाण युग कहते हैं। क्यों? चूंकि सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद कांसे को बनाए, तो ताम्र युग या कांस्य युग कहते हैं। भारत के कई स्थानों से उस युग की तांबे या कांसे की कुल्हाड़ियां और छुरियां मिली है। ऐसे कुछ स्थान क्या है? तांबे या कांसे की कुल्हाड़ियां और छुरियां कहाँ से मिली है? तो ब्रह्मगिरी मैसूर के पास है, और नवदा टोली जो नर्मदा के तट पर है। तो मैसूर के पास मतलब कर्नाटक का ब्रह्मगिरी और गुजरात का नवदा टोली नर्मदा नदी के तट पे मिला। आविष्कार ने जीवन को अनेक प्रकार से काफी सुगम बना दिया। उदाहरण के लिए पहिए के आविष्कार। पहिए के प्रयोग के पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए या तो पैदल जाता था या किसी पशु की पीठ पर बैठकर, लेकिन वह ऐसी गाड़ी बना सकता था जिसे कोई पशु खींचता था, जिसमें एक से अधिक आदमी बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकते थे। पहिए ने भारी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता दी, जो पहले संभव नहीं था। इसके अलावा चाक के प्रयोग ने मिट्टी के बेहतर बर्तन बनाने में योग दिया। तो पहिए के आविष्कार ने एक तो उस पे बैठ के पैदल जाने से बच जाते थे, कोई उसको पशु खींच सकता था, और चाक का प्रयोग ने मिट्टी के बर्तन बनाने का इस्तेमाल शुरू कर दिया। प्रारंभिक गांव, जब स्थिर जीवन हो गया, पहिया आ गया, फिर आग भी आ गया, फिर मतलब पशु को उन्होंने मतलब पालतू बना लिया, फिर कपड़े की बात हो गई, तो अब वो एक जगह स्थिर रहने लगे, तो प्रारंभिक गांव बसने लगे। मानव का जीवन स्थिर होने पे दूसरे कई परिवर्तन हुए। जब तक लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ा, तब तक उन्हें पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों के बड़े समूहों में रहना पड़ा। समूह के भीतर एक दूसरे को सुरक्षा और सहायता मिलती थी। जब लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से बसने लगे और अपने लिए अन्न पैदा करने लगे, तो उन्हें बड़े समूह ही कायम रहे, परंतु काम के लिहाज से उनकी पारिवारिक इकाइयां बन गई। बड़े समूह बच गए और उसमें पारिवारिक इकाइयां बन गई। एक गांव में कई परिवार बसते थे, इसलिए एक दूसरे को सुरक्षा और सहायता मिलती रही। अब उन्होंने अपने लिए झोपड़ियां बनाई, जौ, चावल, गेहूं उगाने लगे, बकरियां, भेड़, ढोर तथा दूसरे पशु पालने लगे। ऐसे गांव सारे भारतवर्ष में पाए गए हैं। पर नदियों की नवपाषाण युग अथवा खाद्य उत्पादन की अवस्था ऐसा समय था नदियों की घाटियों में और समतल मैदानों में जहां जमीन अधिक उपजाऊ होती थी और फसल उगाना आसान था, इनकी तादाद अधिक थी। नदियों की घाटियों में क्या था? तादाद अधिक था।
इससे पहले बीच में एक और पेज में हमने छोड़ दिया, उसमें क्या दिया, इन औजारों का इस्तेमाल। और ये क्या है, अन्न उत्पादक की अवस्था में मानव द्वारा प्रयुक्त औजार और वस्तुएं। तो इसको देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे फसल काटने का औजार बने, पीन बने, ये सब हड्डी का बना। कुछ औजार कुल्हाड़ी अभी भी है, सील बट्टा बन गया, कुछ कूटने के, कुछ पीसने के, कुछ रखने के सामान बन गया। नवपाषाण युग अथवा खाद्य उत्पादन की अवस्था ऐसा समय था जब मनुष्य के जीवन का ढंग पूरी तरह बदल गया। इसके पहले मनुष्य जानवरों का शिकार करता था और जंगली पौधों को जमा करता था। इसके पहले मनुष्य क्या करता था, शिकार करता था और पौधों को जमा करता था। जीवन के नए ढंग में उसने पशुओं को पालतू बनाना, पौधों की खेती करना शुरू कर दिया। सबसे पहले शायद कुत्ते, बकरी और भेड़ को पालतू बनाया गया। पौधों में गेहूं और जौ पैदा किए जाने वाले सबसे पुराने अनाज थे। अगर आप मेरा पुराना YouTube का वीडियो देखिएगा तो उसमें जो NCERT का मिडिल पार्ट है, ये सबसे ओल्ड पार्ट है, एक मिडिल पार्ट है और एक न्यू NCERT है। तो हमने दोनों NCERT जो मतलब 2000 एडिशन का है और एक 2025 के एडिशन का है, उस दोनों को हमने क्लास 6 का NCERT को पढ़ा दिया। ये सबसे ओल्ड है, चीज़ें वही हैं, बस अलग ढंग से लिखी गई है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले पालतू बनाया गया कुत्ते, बकरी और भेड़, और पौधे उगाए गए गेहूं और जौ। ये पुराने YouTube वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आदमी का कुछ निश्चित क्षेत्रों में बस जाना आवश्यक था। तो मतलब जब आदमी अपना जीवन का नए ढंग शुरू किया तो पशुओं को पालतू बनाया, पौधों की खेती किया, जिसमें कुत्ते, बकरी, भेड़ को पालतू बनाया, पौधों में गेहूं और जौ को पैदा किया, जिससे कुछ निश्चित क्षेत्रों में बस जाने आवश्यक था। इससे गांवों और किसान समुदायों का विकास हुआ। आदमी को भूमि साफ करने के लिए, खेती के लिए जमीन तैयार करने के लिए खास किस्म के औजारों की जरूरत पड़ी। उसे अपने अतिरिक्त अनाज को जमा रखने के लिए या तरल चीज़ों को रखने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ी। इन जरूरतों के लिए उसे मिट्टी के बर्तन बनाने पड़े। तो चाक का पहिया का आविष्कार हो गया था, तो मिट्टी का भी बर्तन बना लिया। सबसे पुराने बर्तन टोकरियों में मिट्टी का लेप लगाकर बनाए जाते थे। पहले टोकरी बना लिया जाता था और उसमें मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था। आगे चलकर टोकरियों के बिना ही बर्तन बनाए गए। सामने के पृष्ठ पे खाद्य उत्पादक अवस्था के मानव के कुछ औजार और अन्य चीजें दिखाई गई। ये चीजें भारत के विभिन्न स्थलों से मिली है। एक वजनदार डंडा, इसका इस्तेमाल जमीन खोदने के लिए होता था। इस औजार में डंडे के ऊपरी हिस्से में एक गोलाकार पत्थर डाला जाता था और इसका दूसरा सिरा नुकीला होता था। नुकीले सिरे से जमीन में छेद बनाया जाता था जिसमें बीज बोया जाता था। तो जमीन खोदने और बीज बोने के लिए वजनदार डंडा का इस्तेमाल होता था। तो पहला क्या है, वजनदार डंडा। इसमें जमीन खोदने और बीज बोने के लिए। तो इससे क्या होता था, जमीन खोदा जाता था और फिर बीज को बोया जाता था, और उसमें पीछे क्या है, एक लकड़ी लगाया जाता था ताकि वजनदार डंडा बने। फिर दूसरा क्या है, फसल काटने का हसिया। क्या है, हसिया। लकड़ी के एक घुमावदार डंडे में पत्थर के छोटे छोटे धारदार चिपड़ फंसाकर यह औजार बनाया जाता था। लकड़ी का घुमावदार डंडा में। तो देखिए, ये लकड़ी का घुमावदार है, ये लकड़ी का है, और ये धारदार चिपड़ है। जिसको क्या कहेंगे, हसिया।
फिर तीसरा क्या है, कुल्हाड़ी। इसका इस्तेमाल पेड़ों को काटने या छाटने के लिए होता था, या औजार कठोर पत्थर से बनाया जाता था। इसकी खपचियाँ निकालकर और इसकी धार बनाकर इसे लकड़ी के एक डंडे में फंसाया जाता था। तो इसमें क्या किया जाता था, इसकी खपचियाँ और इसकी धार बनाकर, तो ये है कुल्हाड़ी। चौथा क्या है, सील और बट्टा, जिसका इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए होता था। और 5 से 8 के लिए विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन, एक कटोरी की पेंदी में चटाई के काम के चिन्ह दिखाई देते हैं। अब देखिए, चटाई का तो बचा नहीं होगा, लेकिन ये पेंदे में चटाई का काम दिख रहा है। तो जिससे पता चलता है कि चटाई पे वो क्या करते थे, मिट्टी को लेप देते थे। और ये सील और बट्टा हो गया। और ये मिट्टी के बर्तन, ये बर्तन सब हो गए। ठीक है, तो ये हमने नवपाषाण युग के चीज़ों को डिस्क्राइब कर लिया। तो सील और बट्टा हो गया अनाज पीसने के लिए, फिर मिट्टी के बर्तन हो गए, कटोरे की पेंदी में चटाई के काम हो गया। अब हम आगे देखते हैं। गांव छोटे थे और झोपड़ियां एक दूसरे से सटी रहती थी। एक दूसरे के नज़दीक रहने से जंगली जानवरों से गांव की रक्षा करने में आसानी होती थी। झोपड़ियों के क्षेत्र को संभवतः मिट्टी की दीवार या कांटेदार झाड़ी की बाड़ से घेर दिया जाता था। तो झोपड़ी को क्या करता था, गांव की रक्षा के लिए क्या करता था कि झोपड़ियों के क्षेत्र को मिट्टी की दीवार या कांटेदार झाड़ी की बाड़ से घेर दिया जाता था। खेत इस घेरे के बाहर होते थे। आमतौर पर गांव खेतों की अपेक्षा कुछ अधिक ऊंची भूमि पर बसे होते थे। गांव क्या होता था, खेतों की अपेक्षा कुछ अधिक ऊंची भूमि पर बसा होता था। झोपड़ियां घास फूस के छपरों से ढकी होती थी। आमतौर पर एक 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 कमरे की ही होती थी। झोपड़ियां क्या होता था, एक एक कमरे की होती थी। बलियों की ठठरी बनाकर उस पर टहनियों और फूस बिछाई जाती थी। झोपड़ी में आग जलाकर उस पर खाना पकाया जाता था। झोपड़ी में आग जलाकर उस पर खाना पकाया जाता था। रात के समय उसी आग के चारों ओर परिवार के लोग सोते थे। जहाँ झोपड़ी के अंदर आग जलाकर खाना पकाते थे और उसी के चारों तरफ लोग क्या होते थे, सो जाते थे। अब भोजन कच्चा नहीं, पकाकर खाया जाता था। मांस को आग पर भूना जाता था। दो पत्थरों के बीच अनाज पीसा जाता था। आटे की रोटी बनाई जाती थी। अतिरिक्त अनाज बड़े बड़े घरों या मर्तबानों में रखा जाता था। जो ज़्यादा अनाज हो जाता था उसको मर्तबानों में रखा जाता था, जिसको बर्तन कह सकते हैं। खाना पकाने के लिए बर्तनों की ज़रूरत पड़ती थी। आरंभ में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। पहले खाना किस में बनते थे, मिट्टी के बर्तन में। अगर आपको याद होगा तो आप पापा मम्मी से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि उन्होंने भी मिट्टी के बर्तन में बहुत दिन तक खाना खाया। बाद में धातु के भी बनने लगे। शुरू में मिट्टी के बर्तन स्त्रियां बनाती थी। कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन स्त्रियां बनाती थी। वे अपने हाथों में मिट्टी की को गोल घड़ों, कटोरों और तस्तरियों में ढाल देती थी। फिर इन्हें धूप में सुखा लिया जाता था और आगे चलकर सुखाए गए इन मिट्टी के बर्तनों को भट्ठे या आवे में पकाया जाता था। तब ये बर्तन इतने सख्त और मजबूत हो जाते थे कि पानी में डालने पर भी नहीं गलते थे और आगे चलकर चाक का इस्तेमाल होने लगा। तो चाक पर अधिक तेजी से बर्तन बनने लगे और ये बर्तन उसी प्रकार बनते थे जैसे आजकल गांवों में बनाए जाते हैं। ताम्रपाषाण युग के कुम्हार कभी कभी अपने बर्तनों पर सुंदर रूपांकन करते थे। ताम्रपाषाण युग के कुम्हार क्या करते थे, बर्तनों पे सुंदर रूपांकन करते थे। वस्त्र और आभूषण। ताम्रपाषाण युग का मानव आभूषण और सजावट का शौकीन था। पहले क्या था, कपड़ा सिर्फ मतलब छाल और पत्ते ये सब लपेट लेना था। अब क्या था, अब आभूषण और सजावट के शौकीन हो गए।
अब मनुष्य को जंगली जानवरों और खराब मौसम के खिलाफ कठोर संघर्ष नहीं करना पड़ता था। इसलिए आनंद मनाने और अपने तथा अपनी स्त्रियों के लिए आभूषण बनाने के लिए उसके पास समय था। स्त्रियां सीपियों तथा हड्डियों के आभूषण पहनती थी और बालों में सुंदर कंघियां लगाए रहती थी। अब कपड़े केवल पशुओं की खाल, पेड़ों की छाल और पत्ते के नहीं होते थे। मनुष्य ने कपास के पौधे की रुई से सूत काटने और कपड़ा बुनने की विधि खोज ली थी। ये सारी चीजें कब हो रहा है? नवपाषाण युग में। अवकाश का समय खेल और मनोरंजन में व्यतीत होता था। अब समाज भी बनने लगा। जब लोग खाना बदोशी का जीवन छोड़कर गांवों में रहने लगे, तब वे मनमानी नहीं कर सकते थे। उनके लिए आचरण के नियम बनना आवश्यक हो गया। दूसरे परिवारों और दूसरे समूहों के साथ रहने के लिए जरूरी था कि गांव में कोई कानून और व्यवस्था हो। सर्वप्रथम यही निश्चित करना था कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या काम हो। सर्वप्रथम क्या निश्चित हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या काम हो। कुछ आदमी खेतों में काम करने जाते, कुछ पशुओं की देखभाल करते, कुछ झोपड़ियां बनाते, कुछ औजार तथा हथियार बनाते। तो इस तरह से काम बट गया। मतलब सर्वप्रथम निश्चित था कि काम क्या किया जाए। जैसे में खेतों में काम करने जाते, पशुओं की देखभाल करते, झोपड़ियां बनाते, औजार और हथियार बनाते। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के कामों में बट गए। पुरुषों के साथ स्त्रियां भी खेतों में काम करती थी। ये कहना मुश्किल है कि स्त्रियां नहीं काम करती थी। तो ये कह सकते हैं कि पुरुषों के साथ स्त्रियां भी खेतों में काम करती थी, पशुओं की देखभाल भी करती थी। कुछ स्त्रियां सूत काटती और कपड़ा बुनती थी, कुछ मिट्टी के बर्तन बनाती थी। स्त्रियां बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के चक का इस्तेमाल नहीं करती थी। स्त्रियां क्या है? चक का इस्तेमाल नहीं करती थी। केवल पुरुष ही चाक पर बर्तन बनाते थे। कौन क्या काम करे इसका निर्णय सारा गांव मिलकर करता था। फिर भी गांव में एक ऐसा नेता या मुखिया की आवश्यकता, तो नेता का भी जरूरत पड़ गया। आवश्यकता थी जो आदेश दे सके। गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति आदमी ही प्राय मुखिया होता था और उसे ही सबसे अधिक बुद्धिमान भी समझा जाता था। इस प्रकार से समाज का वर्णन इसमें किया गया कि समाज किस प्रकार से था। अब धर्म भी शुरू हो गया। जीवन के कुछ ऐसे पहलू थे जो मनुष्य के लिए पहेली बने हुए थे। हर रोज सूरज क्यों निकलता है, शाम को क्यों डूब जाता है, नींद एवं स्वप्न, जन्म, विकास और मृत्यु मनुष्य की समझ से बाहर थे। क्या कारण है कि हर साल वे ऋतुआं बराबर आती जाती है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? ये सब प्रश्न उन्हें परेशान करते थे। सपने क्यों आते? मनुष्य मृत्यु से डरते थे। वे बिजली की कड़कड़ाहट और भूकंप से भी डरते थे, क्योंकि वे इनका कारण नहीं जानते थे। कुछ लोगों ने इन सवालों के बारे में दूसरों की अपेक्षा अधिक सोचा और उनके उत्तर सुझाए। कुछ लोग क्या है, ज्यादा सोचे और अपना सोच को क्या किए, वर्णन किए। आकाश का एक देवता था जो सूरज को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने की अनुमति देता था। शुरू में क्या था, ये थोड़े पता था कि हम लोग घूम रहे हैं सूरज के चारों तरफ। हमें पता था कि आकाश का एक देवता था जो सूरज को ये देता था कि कैसे तुमको यात्रा करना। धरती की कल्पना एक माँ के रूप में की गई जो फसलों और पौधों से अपने बच्चों को पालन करती है। और यदि हर सुबह सूर्योदय होता रहे और धरती फसल पैदा करती रहे, तो आकाश के देवता और धरती माता की बलि देकर स्तुति गान से संतुष्ट करना जरूरी था। तो आकाश के देवता और धरती माता की को बलि देकर स्तुति गान और को संतुष्ट करना जरूरी था। मातृ देवी के रूप में धरती माता की छोटी मूर्तियां बनाई जाती थी। तो मातृ देवी के रूप में किसकी बनाई जाती थी? धरती माता की। और सर्वत्र इनकी पूजा होती थी। इस प्रकार कुछ व्यक्ति चमत्कारी हो गए। कुछ व्यक्ति क्या हो गए? चमत्कारी हो गए और दावा करने लगे कि वे मौसम पे काबू पा सकते हैं, बीमारी अच्छी कर सकते हैं और नुकसान से लोगों की रक्षा कर सकते हैं। बाद में पुरोहितों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो समूचे समाज की
ओर से यज्ञ करता था और मंत्रों का गान करता था। मृत्यु एक ऐसे अन्य लोक की यात्रा समझी जाती थी जहां से कभी कोई वापस नहीं लौटता। इसलिए जब किसी पुरुष या स्त्री की मृत्यु हो जाती थी तो कब्र या समाधि बनाकर उसे जमीन में गाड़ दिया जाता था। जब कोई बच्चा मर जाता तो उसके शव को एक बड़े घड़े में रखकर गाड़ दिया जाता था। कभी कभी समाधि स्थल को बड़ी बड़ी प्रस्तर शिलाओं से घेर दिया जाता था। सबके साथ बर्तन, मनके तथा अन्य ऐसी चीजें भी समाधि में रख दी जाती थी जिन्हें ग्रामवासी मरे हुए मनुष्य के लिए उसकी यात्रा में जरूरी समझते थे। मनुष्य की संस्कृति, रहन सहन का ढंग या व्यवहार का तरीका उस आदिम अवस्था से काफी आगे बढ़ गया था। जब मनुष्य खाना बदोश था और हर रोज भोजन जुटाता था, अब उसके पास रहने के लिए अस्थायी जगह थी। वह अपने गांव में काफी सुरक्षित था, गांव हो गया था। वह अपनी जीवन पद्धति में सुधार कर रहा था और चीजें बनाने के लिए नए तरीके खोज रहा था, ऐसे तरीके जो उसके जीवन को अधिक सुखमय और सुगम बना रहे थे। परंतु अभी भी उसके जीवन में एक चीज का अभाव था जिसके कारण वह तेजी से उन्नति करने में असमर्थ था। वह लिखना नहीं जानता था। वह अपने बच्चों को यह तो सिखा सकता था कि कैसे फसलें उगाई जाए, पशु कैसे पाले जाए, बर्तन कैसे बनाए जाए, परंतु वह अपने ज्ञान को लिख नहीं सकता था। उसे लिखने का ज्ञान आगे चलकर तब हुआ जब नगरों का जन्म हुआ। तो नगर का जन्म और लिखना साथ साथ आए। तो नहीं लिखने के चलते वे क्या थे, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक ज्ञान को आगे बढ़ा सकते थे कि फसलें कैसे उगा सकते हैं, पशु कैसे पालतू बनाया जा सकते हैं, बर्तन कैसे बनाया जा सकता है, ये सब चीजें। तो ये देखिए अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं जो पुराने हैं। क्या पूरा पाषाण युग में हुआ, क्या नवपाषाण युग में हुआ, क्या ताम्रपाषाण युग में हुआ। और ये मोहनजोदाड़ो की नगर जीवन का आरंभ हम अगले अध्याय में देखेंगे। तो ये पहला अध्याय समाप्त हुआ, एक भूमिका, एक पहला अध्याय समाप्त हो गया।